गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज मैं आपको पार्ट 2 करवाऊंगी लाख की चूड़ियाँ। लाख का मतलब आप समझते हैं। लाख एक ऐसी वस्तु होती है जिसकी चूड़ियाँ जो होती हैं वो चूड़ियाँ बनती हैं। ये अधिकतर राजस्थान वाली साइड में इस्तेमाल होती हैं और ये बहुत अच्छी लगती हैं बनने में। लेकिन क्या है कि इसको आग के पास नहीं ले जाना चाहिए। आग के पास ले जाते ही ये कड़क जाती हैं। यूपी में, राजस्थान में इन चीज़ों का बहुत प्रयोग होता है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? लेखक की। लेखक जो है वो बदलू नाम के आदमी के ऊपर सारा पार्ट लेकर आया है। वो क्या कहते हैं कि बदलू मुझे सबसे अच्छा लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। तो जब लेखक बहुत छोटा था तो छोटे होते बचपन में वो अपने मामा के गांव में जाता था। अब मामा के गांव में बदलू नाम का एक आदमी था, उसी की ये कहानी है। तो वो उसका क्या कहता है कि मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। चाव मतलब शौक, मन करता था उसका। किस लिए जाता था कि जब मैं वहाँ से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती। अब गोलियाँ किस चीज़ की होती? रंग बिरंगी गोलियाँ, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वो लाख की बनी हुई होती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। सभी बच्चे उसको बदलू काका कहते थे तो लेखक भी उसको बदलू काका ही कहता था। तो बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन का मतलब आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने ये चित्र में आप देख भी रहे हैं तो किस तरह से वो लाख की चूड़ियाँ बना रहा है। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती। मुंगेरियाँ आपने चित्र में ये गोल गोल देखी है, तो ये मुंगेरियाँ होती हैं जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। क्योंकि जो बाजू होती है औरतों की वो भी ऐसी होती हैं, आगे से पतली और पीछे से मोटी। तो इस तरह से मुंगेरियाँ बनी होती और उसमें वो चूड़ियाँ बना बना कर डाल देता था। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था, रंगाई करता उन चूड़ियों की। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठ कर किया करता, जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया जिसको आप मूढ़ा कह सकते हो, तो उसके ऊपर वो बैठा करता था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के साथ बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। अब बच्चा था लेखक उस समय, तो उसको ये बड़ा अच्छा काम लगता था कि कैसे चूड़ियाँ बनती हैं। वो बैठ के घंटों देखा करता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। क्योंकि अपने हाथ का किया हुआ काम हर कोई निहारता है, तो वो भी देखता था। बदलू मनिहार था। मनिहार का मतलब चूड़ी बनाने वाला। तो चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक का मतलब होता है बच्चों जो पुश्तैनी पेशा था उसका, कि उसके बाप दादा भी यही काम किया करते थे। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत मतलब बहुत डिमांड थी, उसकी मांग थी उसकी चूड़ियों की। तो उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता नहीं था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। अब आप कहेंगे वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु विनिमय जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, अदल बदल करना। तो बदलू भी इसी तरह से करता था। गांव के लोग जो थे वो उससे चूड़ियाँ लेकर जाते थे। तो चूड़ियों के बदले में जिसके पास अनाज होता वो उसको अनाज दे जाता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह एक अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए,
परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व और ही होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी सुहाग के जोड़े का महत्व ही हो रहा और होता है। अब सुहाग का जोड़ा आप समझते ही हैं, यानी कि नई दुल्हन के लिए अगर चूड़ियाँ बनती हैं तो उसके समय वो अपने मन चाहे दाम लेता था। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लग गए मतलब सारी तरह के उन्होंने तरीके अपना लिए, लेकिन वो नहीं माना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते सो अलग। अब यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, उसे बहुत गुस्सा आता और कभी कभी तो उस कांच की चूड़ियाँ पहनने वाली औरत को दो चार बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, क्योंकि वो देखता था कि बद्दू काका कांच की चूड़ियों से नफरत करते हैं। तो वो कहता था शहर में तो आम बात है, सभी कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक भी होती हैं। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाएगी, क्योंकि वो एक बहाना सा बनाता है कि शहर की औरतें कांच की चूड़ियाँ क्यों पहनती हैं या लाख की क्यों नहीं पहनती। तो कहती शहर की औरतों की इतनी बाजुओं में दम ही नहीं होता, अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय का दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से दो चार आम खा के आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण में मुझे बड़ा अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए दो गोलियाँ बना देता। अब गोलियाँ खाने वाली गोलियाँ नहीं थी, ये लाख की गोलियाँ थी जिससे वो खेला करता था लेकर। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा कि तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, और एक लंबी अवधि का मतलब बहुत लंबे समय तक, क्योंकि उसके मामा के गांव में उसका जाना नहीं हो पाया, क्योंकि पिता का तबादला हो गया था दूसरे शहर में, तो वो अपने मामा के गांव काफ़ी लंबे समय तक गया ही नहीं। अब मामा के गांव ना जा सका, तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद लेखक वहाँ पे गया तो वो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में उसकी कोई रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक उसे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ी पहने हैं, विरले ही हाथों में, विरले मतलब बहुत कम हाथों में उसने देखा कि लाख की चूड़ियाँ कोई कोई पहनी हुई है। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया कि ऐसे कैसे हो गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा उससे मिलकर आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो लेखक ने कहा, नमस्ते बदलू काका। और बोला, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना भी नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। अब मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। अब 8-10 सालों के बाद मिला तो वो बूढ़ा हो चुका था, कुछ कुछ भूल गया, तो उसने अपना परिचय दिया लेखक ने, तो उसे याद आ गया। बदलू फिर भी थोड़ा सा चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति पटल मतलब अपनी यादगार जो थी उसकी, उस पर वो पिछले दिन देख रहा था कि कौन कैसा। तब एकदम अचानक बोल पड़ा, अच्छा आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिनों बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो ना तो मुझे उसकी मच्छियाँ नजर आई, ना भट्ठी। तो एकदम हैरान हो गया लेखक कि भी ये तो हर समय रोज़ बनाया करता था, अब ना बैठने वाली मच्छियाँ है ना भट्ठी है। आखिर उसने पूछ ही लिया लेखक ने, आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। उसने क्या जवाब दिया, नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है।
तो मशीन युग के बारे में बताने लगा। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव। अब लेखक बड़ा हैरान, जो कांच की चूड़ियों से इतनी नफरत करता था, वो व्यक्ति आज कांच की तारीफ कर रहा है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, लेखक ने उसको जवाब दिया। तो उसने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। दमा एक बीमारी होती है जिसमें बहुत अधिक खांसी होती है, सांस की बीमारी होती है। तो अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर, माथे पर नसें उभर आई थी, बुढ़ापे में जिस तरह से आ जाती है। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा। इस मशीन युग ने तो उसने पूछा कि वे दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है। फसली खांसी का मतलब क्या होता है कि जो फसल कटाई के दिनों में जो खांसी होती है, यही महीने 2 महीने से चली आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फिर बहाने से वो लेखक से फिर पूछता है, आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, मुखातिब मतलब मेरी तरफ देख कर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना मैं भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो उसको याद आ गया कि ये बड़ा शौकीन था आम का, तो आम मंगवाए उसने। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई भी बचा कर रखता था। तो फिर उसने जान के पूछा उसे, गाय तो अच्छी है ना काका। मैंने पूछा। उसने कहा, गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतना कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा। तो मैंने कहा, वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात हो रहा है। मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दे दो, सिंदूरी वाले आम देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लगकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई कि गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा था, जो कि आसानी से टूट जाए ऐसा नहीं हो सकता था। उसका कांच की चूड़ियों जैसा व्यक्तित्व नहीं था। तो ये उसने क्यों कहा बच्चों, अब यहाँ पर एक बात आती है कि उसने क्यों कहा कि उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि जो आसानी से टूट जाए। क्योंकि इस बात का क्या जवाब है आपके पास कि वो बदलू काका जो था, चाहे उसके गाय भी नहीं रही, उसके काम भी बंद हो गया, लेकिन उसने फिर भी अपनी जो जिद थी कि वो विवाह के जोड़े का जो बनाया करता था, चूड़ियों का जोड़ा, तो अपने मन चाहे दाम पर बेचता था। तो इतनी तंगी में भी उसने वो घाटे में जोड़ा नहीं बेचा, यानी अपना व्यक्तित्व, अपनी पहचान उसने बनाए रखी।